हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने सीएम में इंटर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हम एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस तक सॉल्व करे थे। आज हम आगे की करेंगे। ऑल्दो मैंने क्या करा था, मैंने बच्चों को बोला था लास्ट वीडियो में, डिस्क्लेमर दिया था कि बेटा ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ समझाने के पर्पज से करा रहा हूं और मैं एक जम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप लोगों ने लॉ एक बार पढ़ रखा तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। लेकिन स्टिल जहां जहां मेरे को जरूरत लगी थी मैंने कंसेप्ट भी साथ साथ समझाए थे और बच्चों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट करा कि सर हमारा साथ साथ इसी बहाने रिवाइज भी हो गया कि आपने साथ साथ कंसेप्ट भी समझा दिया और एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिया। तो अभी भी मैं वही करूंगा। तो जहां जहां मेरे को लगेगा कंसेप्ट समझाने की जरूरत है वहां मैं कंसेप्ट भी समझा दूंगा और साथ में एमसीक्यू सॉल्व भी हो जाएगा। और जहां मेरे को लगेगा कुछ बताने वाला है ही नहीं उसके अंदर तो उसमें ऐसे एम कर लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू तक कर लिए थे। आज हम देखते हैं कहां तक जाते हैं। मैं श्योर नहीं हूं कितने होंगे, लेकिन देखते हैं कहां तक जाते हैं। 30 तक हमने कर लिए थे। 30 हो गए थे, अभी 31 से कर रहे हैं। पहला 31 से, और आज के लिए पहला है वो, वैसे 30 तक हो चुके थे। 31 वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। द बायर में, पहला, मे रिजेक्ट द गुड्स। नेक्स्ट, should not reject them as more quantity might be supplied. Next, third, may resell them. Fourth, may give less price for them. जरा इसका मतलब समझो। हो क्या रहा है कि मतलब इसका सेंस ये है कि मान लो बायर ने मांगी थी 1000 यूनिट्स लेकिन सेलर ने सप्लाई करी है 800 यूनिट्स। इसका मतलब आपने जितनी मांगी थी उससे कम आई है। तो इसके लिए ना तुम्हारे को मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, तुम्हें याद हो, मैं वापस साथ साथ मैंने कहा था ना मैं रीजनिंग दूंगा। ये हमारी बुक के अंदर दिया हुआ ये पॉइंट बिजनेस लॉ का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। ये मैं बता भी देता हूं कहां पे है। ये हमने पढ़ा था, ये रहा, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी के पॉइंट में आएगा। हम लोगों ने जो ये पता किसके अंदर आ रहा है, ये हमारी बुक के सेक्शन 37 है इसका। ये आ रहा है किस जगह, हमारी बुक के टॉपिक में, आपको आपके स्टडी मैट में मिल जाएगा कहीं पे, वो भी होगा वहां पे भी। मैं अपनी बुक के जो हमारे बच्चे हैं, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स में सेक्शन 37 है। जो स्टडी मैट से बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी 37 सेक्शन नंबर देख लेना, इसका आंसर है। तो 37 सेक्शन के अंदर डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में डील करता है और वहां पे हमने कई सारे केसेस पढ़े थे कि रॉन्ग क्वांटिटी भी कई तरीके की होती है। पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, मतलब आपने 1000 मांगी थी 800 आई। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, 1000 मांगी थी 1200 आ गई। दोनों ही केस में रॉन्ग क्वांटिटी है। तो अभी हम लेस वाला पूछे तो लेस वाले केस में क्या होता है कि अगर आपने 1000 मांगी और 800 आ गई तो बायर पे दो ऑप्शन होते हैं। चाहे तो वो पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर दे और बोल दे कि भाई मैंने 1000 मांगे तूने 800 कैसे दे दिए। चाहे तो वो 800 एक्सेप्ट कर ले और पेमेंट 800 के हिसाब से कर दे। तो यहां पे जो इसका आंसर होगा, मे रिजेक्ट द गुड्स ही सबसे सूटेबल है। मे रिजेक्ट देम, है ना। मे रिजेक्ट देम, शुड नॉट रिजेक्ट आएगा नहीं, मे रीसेल आएगा नहीं, गिव लेस प्राइस तो आएगा नहीं। लेस प्राइस क्यों देगा? लेस प्राइस का मतलब तो होता है कि 100 रुपए की चीज के तुम उसे 80 दे रहे हो। नहीं, पैसे तुम उसे उतने दोगे, यूनिट्स के हिसाब से कम कर दोगे कि तुम्हें 1000 यूनिट्स के पैसे देने थे 800 के दे रहे हो, लेकिन उसके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं गिराओगे तुम। तो इसका बेस्ट तरीका तो ये होता है मे रिजेक्ट देम। तो इसका आंसर मे रिजेक्ट देम आएगा, पहला जो हमने वहां पे पढ़ लिया सेक्शन 37। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो मैंने पढ़ाया था फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कि एक ऐसा बंदा जिसका पूरी फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपायर। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपायर। जैसे मेरी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है तो मैं ऑक्यूपायर हूं। मेरी फैक्ट्री है लेकिन मैंने किसी और बंदे को हायर कर रखा है जो उस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करता है, तो वो मैनेजर भी कौन है? वहां का ऑक्यूपायर। तो बेसिकली, लेकिन यहां पे तो इसने क्लियर कट ये पूछा है कि एक ऐसा बंदा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल किसका होता है? ऑक्यूपायर का। तो ऑक्यूपायर इसका बेस्ट आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट, अब बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली। पहले तो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता क्या समझो। बियरर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है जरा समझो। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है। यहां पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। जैसे मान लो एक चेक है, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं बियरर,
एक होते हैं ऑर्डर। दोनों में फर्क क्या है जरा समझना। मान लो एक चेक है, ये चेक है, चेक पे ऊपर लिखा होता है पे, उसके बाद लिखा होता है अमाउंट, यहां पे ऊपर की तरफ होती है डेट, यहां पे नीचे होता है साइन बाय। साइन बाय में समझ आता है, जिसका चेक है वो साइन करेगा। जैसे मान लो अगर ए ने बी को 1 लाख रुपए देने हैं और उसको 1 लाख का चेक काट के दे रहा है, तो पे वाली जगह पे आएगा बी, कि ए बी को 1 लाख रुपए दे रहा है, पे बी। और यहाँ पे साइन बाय कौन साइन करेगा, ए चेक काट के दे रहा है तो ए करेगा, और अमाउंट में कितना आ जाएगा 1 लाख। ऐसा कटता चेक। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर क्यों, कि यहाँ पे ए ऑर्डर दे रहा है कि भाई मेरे बैंक से डेबिट करके पैसा बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर, कि यहाँ पे ए ऑर्डर दे रहा है बी को पेमेंट करने के लिए। ये तो हो गया ऑर्डर। अब व्हाट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट, जरा समझना। तुम लोगों को मैंने पढ़ाई थी ये बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हमारी बुक में डला हुआ भी दिखाता हूं कहां पे है। तुम्हारे स्टडी मैट में तो बड़े गंदा तरीके से दिया होता है, लेकिन हमने अपनी बुक में बड़े अच्छे तरीके से इसको डाल रखा था। जैसे मान लो पे, यहां पे अमाउंट, अगर और यहां पे मैं लिख दूं साइन बाय, और यहां पे अब सपोज मान लो ए ने चेक काट के दिया और उसने पे वाली जगह पे लिख दिया बियरर, तो बियरर का अगर उसने यहां पे लिख दिया बियरर, तो बियरर का मतलब है जो बियर करेगा। बियर मींस अगर किसी को भी ये चेक रोड पे पड़ा हुआ मिल गया, जिसको मिल गया वो क्लियर करवा लेगा, इसका मतलब दिस इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर और बियरर में क्या फर्क होता है, ऑर्डर में हम बंदे का नाम डालते हैं, जैसे ए ने बी को काट दिया तो पे वाली जगह बी का नाम आ गया। बियरर वाली जगह, अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो पे वाली जगह पे लिख देते हैं बियरर। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको सामने वाले को चेक काट के दिया और बियरर लिख दिया, तो अगर वो चाहे तो बैंक से चेक वो क्लियर करवा ले, अगर वो अपने किसी रिश्तेदार को दे देगा चेक, वो चाहे तो वो भी क्लियर करवा ले उस चेक को। क्यों, क्योंकि बियरर लिखा था, जो दिखाएगा वो क्लियर करवा ले, इसे हम बोलते हैं बियरर। ये हमारी बुक के अंदर ये डला हुआ था, अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये रहा। और इसके अंदर अगर हम देखें, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, स्टार्टिंग में ही है। बियरर में जैसे पे टू सेल्फ, पे वाली जगह पे है तो सेल्फ, आप अपने आप को चेक काट के दे। तुमने देखा नहीं लोग सेल्फ का चेक काटते हैं खुद ही जाकर। अगर पैसा सपोज मेरे को 50,000 रुपए निकलवाने अपने अकाउंट से, तो मेरे पे दो तरीके हैं, या तो मैं सेल्फ का चेक काट लूं, सेल्फ लिख दूं उसमें और जाके अपने अकाउंट से निकलवा लूं, या मैं लिख दूं उस पर बियरर। बियरर में फायदा ये है कि मैं जिसको भी भेजूंगा जो चेक दिखाएगा मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लाएगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर वाले में क्या है, पे टू ए, जैसे मैं नाम डाल रहा हूं ऐसा। तो ये ऑर्डर और बियर इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में हो गया। तो इसका मतलब अब बियरर इंस्ट्रूमेंट पहले तो, क्योंकि बियरर पता होना चाहिए बियरर होता क्या था, इसलिए मैंने पहले बियरर समझा दिया। अब बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ओनली, या डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। अच्छा, बियरर इंस्ट्रूमेंट में देखो एंडोर्समेंट और डिलीवरी में फर्क समझ आता है ना। मान लो ए ने बी को चेक काट के दिया, दिस इज डिलीवरी। अब बी सी को आगे ट्रांसफर कर रहा है उस चेक को, कि भाई मेरे बिहाफ पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, जैसे ये चेक है, एंडोर्समेंट बताई थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था एंडोर्समेंट क्या होती है। जैसे मान लो ये चेक है और ए ने बी को चेक काट कर दिया 1 लाख रुपए का, तो यहां पे वाली जगह पे आ जाएगा बी, अमाउंट वाली जगह पे आ जाएगा 1 लाख रुपए, साइन वाली जगह पे आ जाएंगे ए के साइन, ए ने काट के दिया बी को, है ना, तो ए के क्या आ जाएंगे, साइन। अब मान लो अब ये बी जो है चेक खुद एनकैश नहीं कराना चाहता, सी को एंडोर्स करना चाहता है, एंडोर्समेंट ट्रांसफर करना चाहता है। तो बी अगर सी को करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, इस चेक के बैक साइड पे, क्योंकि अब चेक का मालिक कौन बन चुका है, बी, ए ने बी को काट दिया तो चेक का मालिक बी हो गया, तो इस चेक के बैक जगह पे खाली होती है ना, तो वो पीछे की तरफ लिख देगा पे टू सी सम ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का चेक है ना, और उसके बाद नीचे वो साइन मार देगा। कौन यहां पे साइन मार देगा, बी साइन मारेगा, बी नहीं मारेगा, बी, क्योंकि मालिक कौन है चेक का, बी साइन मार देगा। दिस इज एंडोर्समेंट। तो जब हम किसी को एंडोर्स करते हैं तो हम एंडोर्स भी कर रहे हैं, ट्रांसफर भी कर रहे हैं और डिलीवरी भी दे रहे हैं, चेक उसके हाथ में भी पकड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम ए ने बी को दिया दैट इज ओनली डिलीवरी, लेकिन जब बी ने सी को दिया दैट इज एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। हमने एंडोर्स करा मींस ट्रांसफर करा, प्लस चेक की डिलीवरी किसके हाथ में दे दी, सी के हाथ में दे दी। मगर जब ये तो किस केस में था, एंडोर्समेंट के केस में। लेकिन अगर मान लो वो ये तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गए सारे, यहां पे हम ऑर्डर लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं कि बी को दो, बियरर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट करने की जरूरत पड़ती होगी नहीं। बियरर में तो क्या है, मैंने आपको पकड़ा है, डिलीवरी दे दी,
आप सीधा सामने वाले का नाम थोड़ी लिखना, सीधा सामने वाले को पकड़ा दो, आपने डिलीवरी दी, एंडोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरर में तो जिसको पकड़ा दिया उसका, वहां पे एंडोर्स करने की तो जरूरत नहीं पड़ती, जिसका सिर्फ बेरर ही तो लिखा, उस पर किसी का नाम तो लिखा नहीं है, तो एंडोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट में क्या होती है, डिलीवरी होती है, एंडोर्समेंट नहीं होती, ये डिलीवरी ओनली। पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बेरर क्या होता है मैंने वो भी समझा दिया। बेटा आग लगा देनी है पेपर के अंदर इस बार, है ना, हमने माँ कसम है, बच्चे हमारे आग लगा दें। रिजल्ट वाले दिन मैसेज भर जानी चाहिए मेरे फोन के अंदर, सर मजा आ गया, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, ओए है। ठीक है, चलो, जो इन बच्चे हमारे से क्लासें ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं ले रहे हमसे, किसी भी कारणवश एग्जीक्यूटिव में नहीं, सीएम में, इंटर में नहीं ले पाए, कहीं और ले रहे थे वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं, फाइनल में आ जाना हम तो फाइनल में भी पढ़ाते हैं। चलो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स वाई एंड जेड एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड एक फर्म के अंदर। एक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ वाई एंड जेड बाय सर्टेन शेयर्स इन हिज नेम आउट ऑफ पार्टनरशिप मनी। एक बंदा है पार्टनर, 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, उसमें से एक्स ने बिना वाई और जेड की परमिशन के पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाला और अपने नाम पे शेयर्स खरीद लिए, तो शेयर वो क्या उसके हो जाएंगे? नहीं, पार्टनरशिप का पैसा तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी रहेगी, तो इसका आंसर हो गया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो वो क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप के लिए एसेट होगा, वो पार्टनरशिप के माने जाएंगे, उसके नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, पब्लिसिटी, मोनोपली, सेल्फ इंटरेस्ट। बिजनेस एथिक्स आपको कंपटीशन करने से मना नहीं करता, आप कंपीट करो, अच्छे से करो। पब्लिसिटी करने से मना नहीं करता, पब्लिसिटी करो। सेल्फ इंटरेस्ट, हर किसी का अपना मोटिव तो होता ही है, रखो, लेकिन मोनोपली मत करो। बेसिकली मोनोपली से मना नहीं करता वो, लेकिन मोनोपली से ना लोग क्या करते हैं, फायदा उठाना शुरू करते हैं, इसलिए बिजनेस एथिक्स जो होता है ना, बेसिकली मोनोपली करने को अवॉइड करता है। जरा तुम्हारे को इसका रीजन दिखाऊं तो तुम्हारे स्टडी मैट का ही है ये क्वेश्चन, कहां से बना है इसका आंसर दिखाऊं। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। तो अगर मैं तुम्हारे को एथिक्स दिखाऊं तो एथिक्स के अंदर, बिजनेस एथिक्स में प्रिंसिपल्स, बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल देखो तो अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चक्कर क्या होता है, जब आप मोनोपोली करने लगते हो ना, तो आप ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर करते हो, तो उसको अवॉइड करना एक प्रिंसिपल है उनका, इसलिए मेनली जो यहाँ पे आ गया अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। वैसे ऑल्दो तो वैसे सेल्फ इंटरेस्ट को भी मना करता है, आप लोगों का भला सोचो, लेकिन ज्यादा सूटेबल मोनोपोली है। दोनों ही वैसे मेरे हिसाब से दोनों का ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा सूटेबल मोनोपोली है। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स हैज अ डैश एप्लीकेशन, यूनिवर्सल, नेचुरल, प्रैक्टिकल, फिजिकल। यूनिवर्सल, बिजनेस एथिक्स यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने तुम्हें बताया था कि देखो एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट हो गया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। नेक्स्ट, a proper foundation of ethics requires a standard of dash to which all goals actions can be compared। देखो कहता है, एक अगर आप प्रॉपर एथिक्स बनाओगे, एक स्टैंडर्ड बनाओगे, और स्टैंडर्ड ऑफ क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज। अगर आप कंपनी के अंदर वैल्यूज मीन संस्कार, प्रॉपर संस्कारों की एक नींव बनाओगे, आप अच्छे से संस्कारों वाला कल्चर फॉलो करोगे, तो आपकी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी एज कंपेयर टू अदर्स, आप ज्यादा गोल अचीव कर पाओगे। तो इसका आंसर आएगा वैल्यूज। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप। तुम्हें पता होगा एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2, ये लेकिन वो 50 वाली लिमिट किसने दी हुई है? कंपनी एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने दी, कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 में दी है, पढ़वाई थी हमारी बुक में, ये रही, दिखा देता हूं तुम्हारे को, जो हमारे बच्चे हैं, ताकि मैं तुमको ना बार बार अपनी बुक खोल के इसलिए दिखा देता हूं अपने वाले बच्चों को, ऐसा ना लगे रमन सर ने कुछ और पढ़ाया था, एमसीक्यू तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। सब तुम पढ़ चुके हो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो तुम्हारी गलती है देख लो, ये लो कंप्लीट लो, खोल के दिखा रहा हूं तुम्हारे को। ये हमारी बुक का जो पहला प्रीलिमिनरी चैप्टर है, उसके अंदर अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो हमारी बुक में एक लास्ट में टॉपिक दिला हुआ है चैप्टर 1 के अंदर, इल्लीगल एसोसिएशन के नाम से, ये रहा सेक्शन 464 इल्लीगल एसोसिएशन, जो ये बोलता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म 50 से ज्यादा इनका मेन एम गेन है, जिनका मेन एम गेन करना है,
वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे अनलेस या तो अपने आप को वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराएं अंडर एनी अदर लॉ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका एक पार्टनरशिप में 50 ही मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपको करवाना है उससे ज्यादा तो आपको फिर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर कंपनी लॉ और अंडर एनी अदर लॉ। तो पार्टनरशिप में 50 की लिमिट किसने लगाई है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट ने लगाई है। और अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे 50 से ऊपर कंटिन्यू करते हो तो वो इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। तो इसका मतलब मेन तो तुमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि पार्टनर की मैक्सिमम पार्टनर्स वाली लिमिट किस एक्ट में दी गई है? तो जी कंपनी एक्ट में दी गई है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई, कंपनी एक्ट में दी गई है। नेक्स्ट, next question guys, X and Y agree to divide the profit of a business in equal shares but the loss if any is to be borne by X only. The partnership agreement is void, voidable, lawful, illegal. मतलब ये क्या रहा है कि दो पार्टनर हैं, मतलब ये कह रहा है कि मान लो एक XYZ फर्म है, कि मान लो एक XYZ फर्म है और दो पार्टनर्स हैं, मान लो X और Y, और ये आपस में क्या डिसाइड कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम इक्वली शेयर करेंगे। मतलब अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो इक्वली शेयर करेंगे, मतलब दोनों में कितना कितना बटेगा, 50,000 इसमें और 50,000 इसमें। लेकिन ये एग्रीमेंट में ये लिखवा रहे हैं अगर कल को लॉस होगा तो खाली एक्स बियर करेगा, वाई बियर नहीं करेगा, खाली एक्स बियर करेगा, लॉस ओनली एक्स विल बियर, वाई बियर नहीं करेगा। क्या ये एग्रीमेंट वो बोल रहा है क्या ऐसी पार्टनरशिप अलाउड है, वैलिड है? यस अलाउड है, अलाउड है, यस। पढ़ा था एक कंसेप्ट पढ़ा था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। दिखा देता हूं भाई, ये भी दिखा देता हूं तुम्हारे को, कहां था हमारी बुक के अंदर। हाय हाय हाय, बिजनेस लॉज, पार्टनरशिप एक्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे जहां पे इसमें nominal partner, sleeping partner, partner best of partners in profit only. The partner can make an agreement that one or more of the partners shall not share the losses but entitled in profit earned by the firm. मतलब दो पार्टनर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि लॉसेस हो गए तो वो शेयर नहीं करेंगे, खाली एक ही बियर करेगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो इक्वली बांट लेंगे। अगर ऐसा करना चाहो और सामने वाला एग्री कर रहा है तो कर सकते हो। तो ये ऐसी एग्रीमेंट लॉफुल है, ये लॉफुल है, ऐसा करना अलाउड है। तो इसका आंसर हो गया अलाउड। नेक्स्ट, first aid boxes or cupboard equipped with the prescribed contents not less than 1 in number must be prepared maintained in every factory so as to accessible during all working hours for every 150 वर्कर्स ऑफ एट एनी पॉइंट। ये 150 की लिमिट है कि जहां पे भी आपकी फैक्ट्री के अंदर फर्स्ट एड बॉक्सेस वगैरह होनी चाहिए, 150 की लिमिट थी ताकि वो उनको एक्सेस कर सके। अगर 150 से वर्कर है तो प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए कि उन्हें कभी भी एक्सेस कर सके। ये भी दिखा देते हैं इंडस्ट्रियल लॉ, ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है ये। कंट्रोल एफ, फर्स्ट एड, ये रहा, देख लो फर्स्ट एड अप्लायंसेस सेक्शन 45 कहता है 45 प्रोवाइड द फर्स्ट एड अप्लायंसेस शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड सो एज टू बी रीडेबल एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स एंड कबार्ड शुड बी विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स विद नंबर ऑफ सच बॉक्सेस और कबार्ड टू बी प्रोवाइडेड मेंटेन्ड शैल नॉट बी लेस देन फॉर 150 वर्कर्स एट एनी वन टाइम इन द फैक्ट्री। मतलब आपकी फैक्ट्री में 150 वर्कर है तो उनके लिए हमेशा कम से कम क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस रेडी होनी चाहिए। उसमें कंटेंट क्या होगा वो डिपेंड करेगा। और पहले बताया था अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर है तो आपकी फैक्ट्री में एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए खुद की। ठीक है, ये पढ़ा था आपने लेबर लॉ के अंदर, इन फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो गया 150। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 42, XYZ Limited to which payment of wages Act 1936 is applicable fixes the wages period for 36 days। अच्छा, what is wage period? वेज पीरियड का मतलब होता है कि आपको इतने टाइम में सैलरी मिलेगी।
मतलब अगर मैं आपका वेज पीरियड 15 डेज का फिक्स कर रहा हूं, इसका अलावा आपको हर 15 दिन पे सैलरी मिलेगी। अगर मैं आपका वेज पीरियड 7 डेज का फिक्स कर रहा हूं, इसका अलावा आपको हर 7 दिन बाद सैलरी मिलेगी। अगर मैं आपका वेज पीरियड 30 डेज का फिक्स कर रहा हूं, इसका अलावा आपको हर 30 दिन में सैलरी मिलेगी। ज्यादातर तो यही वाला रूल चलता है इंडिया में, हर 30 दिन के बाद सैलरी, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलती है। ज्यादातर इंडिया में ये वाला रूल चलता है। कहता है कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो अपने एम्प्लॉय का वेज पीरियड 30 डेज की जगह 36 डेज फिक्स कर रही है। 36 डेज का मतलब क्या हो गया कि हर एम्प्लॉय को हर 36वें दिन के बाद सैलरी मिलेगी, हर 36 डे पे। क्या ये अलाउड है? तो मैं क्लियर कट बता देता हूं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ये बोलता है, जिनके ऊपर भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग रहा है, कि वेज पीरियड कभी भी 30 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। वेज पीरियड कभी भी 30 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन पे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट लगता है, वो वेज पीरियड मैक्सिमम 30 दिन का रख सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं रख सकती। तो 36 दिन वाला कंसेप्ट अलाउड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था कि XYZ लिमिटेड टू विच पेमेंट ऑफ वेज एक्ट अप्लाई है, तो इसका मतलब वेज पीरियड मैक्सिमम कितना होगा? 30 दिन। कहता था फिक्स इज द वेजेस पीरियड ऑफ 36 डेज। इन्होंने 36 डेज का वेज पीरियड फिक्स कर दिया इंस्टेड ऑफ 30 डेज। कहता है यू एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप एडवाइस करो क्या ये सही है? तो इसका दो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 4(2) ऑफ द एक्ट नो वेज पीरियड कैन एक्सीड 1 मंथ। तो ये वाला आंसर आ गया इसका। तो वेज पीरियड है, वेजेस एक्ट ये बोलता है 4(2) कि वेज पीरियड कभी भी 30 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो गलत है, 36 दिन वाला। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक। नेक्स्ट, when the day on which a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on preceding day next preceding business day। ये इसका आंसर होगा। एक्चुअल में क्या होता है, तुम लोगों ने मेरे से ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था, और उसमें मैंने तुम्हारे को मैच्योरिटी पढ़ाई थी, चेक की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, वगैरह वगैरह। मतलब मान लो कि मैंने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज काट के दिया, मैंने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज काट कर दिया, और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 15 मार्च 2021 को पेमेंट दूंगा। अब मान लो 15 मार्च 2021 का पब्लिक हॉलिडे पड़ गया, तो लॉ कहता है आपका अगर पब्लिक हॉलिडे पड़ गया तो आप उससे पहले वाले दिन पेमेंट दोगे, और पहले वाला दिन भी वो जो बिजनेस हॉलिडे, जिस दिन मतलब हॉलिडे मतलब बिजनेस डे हो, मतलब वर्किंग डे हो, हॉलिडे ना हो। तो अगर पहले वाला डे मान लो 14 तारीख को अगर वर्किंग है, तो फिर आप 14 तारीख को वो पेमेंट करोगे उसकी। अगर 14 को भी वर्किंग नहीं है, मान लो 14 की भी छुट्टी है, तो फिर 13 को वर्किंग है, तो फिर आप 13 की पेमेंट करोगे। तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डे नहीं आएगा, प्रीसीडिंग बिजनेस डे आएगा। प्रीसीडिंग मींस पहले वाला बिजनेस डे मतलब वर्किंग डे। तो अगर पहले वाला डे मान लो 15 से पहले 14 पड़ रहा है, लेकिन ये वर्किंग नहीं है, तो ये इस दिन भी पेमेंट नहीं होगी। 13 को अगर वर्किंग है तो 13 को पेमेंट होगी। तो इसका आंसर आएगा ये नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। प्रीसीडिंग मींस पहले वाला। ये अच्छा, इसका ये कहां पे है? हमारी बुक के अंदर अगर मैं तुम्हारे को दिखा दूं तो ये कहां पे है? ये रहा, ये सब हमारी बुक में डला हुआ है। मैच्योरिटी वाला टॉपिक है ये, तुम्हारे को मैं दिखा भी देता हूं कहां पे है ना। सब अपनी बुक में ही है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खोल दिया मैंने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी 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 कहाँ गया भाई? सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिखेंगे उसके अंदर आएगा ये मेरे ख्याल से। ये रहा मैच्योरिटी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा मैच्योरिटी। देखो भाई मैच्योरिटी कब होगी? पब्लिक हॉलिडे वाली बात आएगी यार, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी में पब्लिक हॉलिडे वाला एक टॉपिक था। ये रहा, when day maturity is a holiday। देखो, when the day on which a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday। अगर आपका promissory note or bill of exchange सेक्शन 25 है, किसी ऐसे दिन मैच्योर जो पब्लिक हॉलिडे है, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। मैंने बताई थी ये बात। तो प्रीसीडिंग नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे आपका वो ड्यू माना जाएगा। ये हमारी बुक का ये रहा सेक्शन 25। ठीक, मतलब है बुक में, तुम्हारे को दिखा रहा था मैं। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया प्रीसीडिंग बिजनेस डे। ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट प्रीसीडिंग 43 का। नेक्स्ट, in case of an employee who has not completed 15 year of age at the beginning of the accounting year, the minimum bonus आपने पढ़ा था ना, कितना दिया जाता है? 8.33% ऑफ सैलरी और वेज और 100 विच एवर इज हायर। वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की एज 15 साल से नीचे है तो उसका रेट होता है 8.33 और 60 विच एवर इज हायर। तो ये वाला हो गया। तो इसकी 15 साल की एज कंप्लीट नहीं हुई, तो इसका आंसर आएगा ये
विच एवर इज हायर या विच एवर इज हायर, ये वाला 8.33। और इसमें कंफ्यूज हो जाओ ना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा है 60 और 8.33 विच एवर इज लोअर, लोअर वाला नहीं लेंगे, हायर वाला लेंगे। ये भी हमारी बुक में दिखा देता हूँ तुम्हारे को कहाँ पे है। सीएमए इंटर लॉ, ये बिजनेस लॉ के इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर ये बोनस एक्ट का क्वेश्चन है कि अगर आपके एम्प्लॉय की एज 15 साल से ऊपर है तो उसको बोनस मिलेगा 8.33% ऑफ सैलरी और वेज और 100 विच एवर इज हायर, और अगर उसकी एज 15 साल से नीचे है तो उसको मिलेगा बोनस 8.33% ऑफ सैलरी और वेज और 60 विच एवर इज हायर। ये रहा, देखो ये रहा पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस सेक्शन 10, कितना मिलेगा मिनिमम, मिनिमम कितना मिलेगा 8.33% ऑफ सैलरी और वेज और 100 विच एवर इज हायर। लेकिन हाउएवर वेयर एन एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज, अगर एम्प्लॉय की एज 15 साल नहीं हुई है तो 8.33% ऑफ सैलरी और वेज और 60 विच एवर इज हायर। तो ये वाली लिमिट हो गई ना, 60 वाली लिमिट, ये हमने बुक में पढ़ा दी मैंने तुम्हारे को, ये वाली सेकंड वाली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एवरी एलएलपी फर्म शैल हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 होंगे एज इंडिविजुअल्स, तो इसका आंसर है के ओन्स अ रेजिडेंशियल फ्लैट इन चेन्नई। के एक पर्सन है, उसका खुद का एक फ्लैट है, वो उस फ्लैट का मालिक है चेन्नई में, तो कहता है ही इज एंटाइटल्ड टू क्वाइट पोजेशन एंड एंजॉय ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड राइट इन रेम। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि अगर, वैसे ऑल्दो ये क्वेश्चन गलत है, इन्होंने गलत क्वेश्चन बनाया सीएमए वालों ने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, और यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर लगता ही नहीं है। लेकिन स्टिल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन बनाया उस हिसाब से तो मैं बता देता हूँ। तुम लोगों ने मेरे से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक चीज पढ़ी थी, दिखाता हूं तुम्हारे को, बिजनेस लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जब हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, नीचे आता हूं मैं, तो मैंने तुम्हारे को उसमें चीज बताई थी कि सेल जो होता है वो जस्ट इन रैम क्रिएट करता है, एक राइट क्रिएट करता है जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मतलब दैट इज गिव्स द राइट टू बायर टू एंजॉय द गुड्स एज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एट लार्ज। अगर आप किसी चीज के मालिक हो तो आपके पास जस्ट इन रैम का अधिकार है, आप उस चीज के अगर मालिक हो तो आप उसको जैसे मर्जी यूज करो, तोड़ो फोड़ो आग लगा दो, जो मर्जी करो, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट इन रैम, ये रहा। नेक्स्ट, अब ये पढ़ा देता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। एक्स सेल्स द गुडविल ऑफ हिज रिटेल स्टोर टू वाई फॉर ₹5 lakh and promises not to carry on the same business forever and anywhere in India. This agreement is void. टोटली गलत है। तुम लोगों ने मेरे से ना एक चीज पढ़ी थी, तुम्हारे को अगर याद हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तुमने मेरे से एक चीज पढ़ी थी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप इंडिया में किसी को ट्रेड करने पे रोक लगा रहे हो तो वो टोटली वॉइड है, तो वो टोटली वॉइड है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, मैंने तुम्हारे को पहले पढ़ा दूं। तुम्हारे को पता है हमारी बुक में कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 का क्वेश्चन है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। दिखाता हूं मैं तुम्हारे को, दिखाता हूं, वेट, ये रहा। तुम लोगों ने मेरे से एक सेक्शन पढ़ा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, और नॉर्मली उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी को बिजनेस करने पे रोक लगाते हो तो टोटली वॉइड है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। इसमें ये अदर एक्सेप्शंस में पहला आ रहा है गुडविल वाला, कि अगर कोई बंदा गुडविल बेचता है तो आप उसके अंदर, तो अगर आप उस पर गुडविल उसने आपको बेची है तो आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हो, लेकिन वो रीजनेबल रोक होनी चाहिए। जैसे मान लो, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो एक्स का कोई फेमस बिजनेस है, एक्स की शॉप है और एक वाई की शॉप है ना, एक्स की भी शॉप है, वाई की भी शॉप है, और मान लो एक्स ने अपनी शॉप की सारी गुडविल सेल कर दी, अपनी दुकान सेल कर दी, किसको, वाई को, गुडविल सेल कर दी पूरी और सबको इसको सेल कर दिया 5 लाख रुपए में, कि आज के बाद मेरे नाम का सारा कस्टमर भी तेरे पास आएगा तो मेरा नाम यूज कर ले। अच्छा, लेकिन क्या वाई ने, ऑब्वियस सी बात है, इसको पैसे दिए तो इसके ऊपर रोक तो लगाएगा, कहीं ऐसा ना हो ना कि अब वाई ने एक्स की गुडविल खरीदी है और एक्स बराबर वाली दुकान ही खोल के बैठ जाएगा और नहीं, तो फिर फायदा क्या वो गुडविल खरीदने का, सारा कस्टमर तो वापस एक्स पे चला जाएगा। तो वाई क्या एक्स के ऊपर रोक लगा सकता है, लगा सकता है कि भाई देख, मैंने तेरे को पैसे देके तेरी गुडविल खरीदी है, अब तू इस एरिया में सेम काम नहीं खोलेगा और सेम नाम से नहीं खोलेगा, अब तू किसी और एरिया में खोल ले। मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में कैनॉट प्लेस में खोल के बैठा हूं
तू किसी दूसरे एरिया में चांदनी चौक में खोल ले, तू किसी और जगह खोल ले, लेकिन तू सेम एरिया में नहीं खोलेगा, क्योंकि फिर तेरी गुडविल खरीदने का फायदा क्या? तेरा सारा कस्टमर तो मैंने तो तेरे से गुडविल खरीद के पैसा तेरे को इसलिए दिया ताकि तेरा कस्टमर मेरे पास आए। अगर तू मेरे पड़ोस में दुकान खोल लेगा वापस, तो तेरा कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं। लेकिन मैं ऐसी रोक तो लगा सकता हूं कि तू भाई इस एरिया में काम नहीं करेगा या इतने साल के लिए नहीं करेगा। लेकिन मैं उसको ये बोल दूं एक्स को कि भाई देख, आज के बाद मैंने तेरा गुडविल खरीद लिया, आज के बाद तू ये वाला काम जिंदगी में करेगा ही नहीं। मान लो एक्स जूस बेचता था और मैं एक्स को ये बोलता हूं कि भाई तू आज क्या जूस बेचेगा ही नहीं, अब तेरे सारे जूस वाले कस्टमर मेरे हैं। ऐसा नहीं कर सकता ना। उस बेचारे को जिंदगी में जूस ही बेचना आता है, वो कहीं और बेच ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो दिल्ली में आपका आप कैनॉट प्लेस में बेचता था वो आपके साथ, अगर उसने आपको गुडविल बेच दिया, वो चांदनी चौक में बेच लेगा। ऐसा थोड़ी है कि कैनॉट प्लेस का कस्टमर जूस पीने चांदनी चौक चला जाएगा। इसका मतलब आपने अगर किसी की गुडविल खरीदी है तो आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हो कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन वो रोक परमानेंट नहीं लगा सकते कि आप कभी भी नहीं करोगे। आप एक जो रोक लगाओगे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि रिस्ट्रिक्शन जो होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब होता है आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू इस एरिया में नहीं करेगा या इतने टाइम के लिए नहीं करेगा। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि तू ये काम करेगा ही नहीं। लेकिन इस एग्जांपल में अगर तुम देखो तो क्या कह रहा है वो कह रहा है उसने उसे गुडविल सेल करी और उसके साथ उससे एक एग्रीमेंट में लिखवा दिया कि तू आज के बाद ये वाला काम एवर एंड एनीवेयर, कभी भी इंडिया में कहीं नहीं करेगा और कभी भी नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट तो टोटली वॉइड है, क्योंकि आप उसके ट्रेड पे रोक लगा रहे हो, आप उसको काम करने नहीं दे रहे। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी की गुडविल बेचते हो तो आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हो, लेकिन कहां तक? विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। आप एक एरिया में रोक लगा सकते हो कि तो इस एरिया में काम नहीं करेगा, ऐसी रोक लगा रहे हो, ठीक है। आप उसे ये बोल रहे हो तू कहीं पे भी काम नहीं करेगा, ये तो गलत है ना। तुम उसको यार उसका रोजगार छीन रहे किसी से तुम उसका। तो उसने तुम्हारे को गुडविल बेची, तुमने उसको गुडविल के पैसे दे दिए, ठीक है, अलग बात है। वो तुम्हारा कस्टमर अब कट नहीं करेगा क्योंकि उसने तुम्हारे को गुडविल के पैसे ले लिए तुम्हारे से और तुम्हारे को अपना कस्टमर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये थोड़ी तुम उसको ये बोलो कि तुम आज के बाद काम ही नहीं करेगा, वो किसी और एरिया में कर ले, ठीक। Next, in a contract of guarantee there is 1 contract, 2 contract, 3 contract, 4 contract, 3 contract। कुछ याद होगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लास्ट वीडियो के अंदर भी कराया था। जैसे याद दिला दूं मैं तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या था और मैंने बताया था उसमें 3 एग्रीमेंट होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी याद दिला रहा हूं, ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर। ए ने बी को लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर, ठीक। अच्छा, ए कहता है क्या जिम्मेवारी है कि भाई तू मेरा पैसा टाइम पे चुका देगा, तो बी कहता है भाई देख मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर एस, ये जिम्मेवारी लेगा। तो ये एस कौन हो गया? श्योरिटी। ये जिम्मेवारी लेगा कि अगर मैंने चुका दिया तो ठीक है, अगर मैं नहीं चुका पाया तो मेरे बिहाफ पे ये चुका देगा। दिस इज श्योरिटी। ये क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। किसके बिहाफ पे? बी के बिहाफ पे। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां पे प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होगी? बी की। पहले इससे मांगा जाएगा, ये नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? श्योरिटी चुकाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस पूरे केस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और यहां पे अगर देखा जाए तो 3 कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहे हैं किसके बीच में? एक तो ए एंड बी के बीच में, ए ने बी को लोन दिया है। एक हो रहा है बी एंड एस के बीच में कि बी एस को रिक्वेस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मेरे बिहाफ पे जाके जिम्मेवारी दे दे। और एक हो रहा है ए और एस के बीच में कि एस जिम्मेवारी दे रहा है ए को कि हाँ भाई मैं उसके बिहाफ पे चुका दूंगा अगर वो नहीं चुकाएगा। तो इसका मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? 3 कॉन्ट्रैक्ट, ए बी, बी एस और ए एस। ये हो गया 3 कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट, right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where the buyer becomes insolvent। इसका आंसर ये होगा बी। तो मैंने पढ़ाया था कि अनपेड सेलर कौन होता है? जिसने माल सप्लाई करा लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिली, तो अनपेड है, नाम से क्लियर है। अनपेड सेलर, सेलर ने माल तो भिजवा दिया बायर को लेकिन उसको भी पैसे नहीं मिले उसके माल भिजवाने के। तो अगर उसको लगता है कि उसने माल भिजवाया, अभी माल रास्ते में ही है और उसको लगता है कि बायर हो गया इंसॉल्वेंट, बायर तो पेमेंट कर नहीं पाएगा, उसको कहीं से खबर आ गई सेलर को कि बायर कंगला हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो सेलर क्या करेगा? माल को रुकवा देगा, माल को रास्ते में ही रुकवा देगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ये कब एक्सरसाइज करता है सेलर? जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये रहा। नेक्स्ट, नमो दत्कुइद ननहबात मींस नो वन कैन गिव व्हिच वन हैज नॉट गॉट। पढ़वाया था तो इसका आंसर ये हो गया, नो वन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। नमो दत्कुइद ननहबात सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाया था, जिसमें मैंने तो बताया इसका मतलब ये होता है कि लेक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नो वन कैन गिव दैट व्हिच वन हैज नॉट गॉट। अगर किसी चीज के आप मालिक खुद ही नहीं हो तो आप उसे आगे भी नहीं बेच सकते।
तुम लोग सपोज तुम्हें रोड पे चोरी का पड़ा हुआ, मतलब रोड पे पड़ा हुआ किसी का मोबाइल मिल गया, तो क्या तुम उसे बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों? तुम उसके खुद ही मालिक नहीं हो, तो तुम सामने वाले को मालिक कैसे बनवाओगे उसका? ये बात समझ आती है? तो इसको हम बोलते हैं नमो दत्कुई नन बात। तो इसको, इसका इंग्लिश मतलब हो गया नन कैन गिव हु डज नॉट पोजेस हिमसेल्फ। आ गई बात? मतलब जिस चीज के आप खुद मालिक नहीं हो, तो आप किसी और को भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट, ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री मींस, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन को उल्टा हो गया। ऊपर उसने लाइन डाल दी थी और नीचे पूछा था, ऊपर उसने बोला था जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो कौन होता है, तो हमने बोला था ऑक्यूपायर। या इसने उल्टा कर दिया, इसने बोला ऑक्यूपायर कौन होता है, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है। इसका नीचे देख लो, इसका आंसर क्या होगा, हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। सी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज 250 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 250 वर्कर हैं। All the workers, including workers above 60 years of age and below 50 years of age, went to strike. The employer can deduct fine from all the workers. एक कह रहा है एक फैक्ट्री में 250 वर्कर हैं, उसमें से जितने 60 साल से ऊपर वाले हैं और जितने 15 साल से नीचे वाले भी हैं, सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए। और एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई वर्कर्स जबरदस्ती की स्ट्राइक करते हैं ना, तो एम्प्लॉयर के पास एक अधिकार होता है कि वह एम्प्लॉइज के वर्कर की सैलरी में से फाइन काट ले। लेकिन लॉ बना हुआ है, लॉ क्लियर कट ये बोलता है कि आप खाली सारे वर्कर की सैलरी में से फाइन काट सकते हो, लेकिन जिन एम्प्लॉइज की सैलरी, जिन एम्प्लॉइज की एज 15 साल से नीचे है, आप उनकी वेजेस में से फाइन नहीं काट सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैन नॉट डिडक्ट फाइन फ्रॉम द वर्कर्स हु आर अंडर द एज ऑफ 15। ये हो गया। नेक्स्ट, परमानेंट डिसेबलमेंट पढ़ा था मेरे से, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट भी पढ़ा होगा, इसके अलावा ईएसआई एक्ट भी पढ़ा था। कंपनसेशन एक्ट तो तुम्हारे कोर्स में ही मेरे ख्याल से था, कंपनसेशन एक्ट मेरे ख्याल से तो नहीं था। एक तो इतने सारे लॉ पढ़ा देते हैं हम सीएमए के बच्चों को, कंपनसेशन तो है ही नहीं ना तुम्हारे कोर्स में, नहीं है। ईएसआई एक्ट था तुम्हारे को, वहां पे मैंने पढ़ाया था परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है। तो कह रहा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का बेनिफिट किसको मिलता है, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस। कितना मिलता है? 90% वेज, जितने आपके वेजेस हैं उसका 90% आपको परमानेंट, अगर आपको परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है फैक्ट्री के अंदर, तो आपको आपकी वेजेस का 90% आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आता है, वर्कर्स विल बी एंटाइटल्ड टू ओवरटाइम वेजेस इफ दे हैव वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। इसका आंसर ये होगा इन एनी वीक। तुमने पढ़ा था ना मेरे से फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कि एक वर्कर मैक्सिमम एक दिन के अंदर, वो जो लिमिट पड़ी थी तुमने दिन के हिसाब से और मैं एक मंथ के हिसाब से, सॉरी एक वीक के अंदर मैक्सिमम 48 आवर्स ही काम करेगा एक वर्कर। तो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ पे थी लिमिट। तो इसका आंसर होगा 48 आवर्स इन एनी वीक। इंडस्ट्रियल लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट। ये रहा, ये रहा, ये लिमिट पढ़ लो, तुम्हारे को पढ़वा रहा हूं। सेक्शन 51, नो एडल्ट वर्कर shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week। अगर आप उससे ज्यादा कराते हो तो फिर ओवर टाइम वेजेस देने पड़ेंगे। एक वीक में 48 घंटे काम करा सकते हो। तुम खुद देख रहे हो, मैंने उन चीजों को बोल्ड भी कर रखा अपनी बुक के अंदर, ताकि इन पॉइंट से क्वेश्चन बनते ही हैं, मेरे को पता ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 आवर्स इन एनी वीक। एक वर्कर 48 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यू द रेट ऑफ मिनिमम वेजेस विद इन 5 ईयर्स। तुम्हें मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों को मिलाकर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी उनको हर 5 साल में मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को रिवाइज करना होता है। रिवीजन वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, रिवीजन मिनिमम वेजेस, ये रहा इंडस्ट्रियल लॉ मिनिमम वेजेस एक्ट, खोल के दिखा देता हूं। ये देख लो, ये रहा रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिव्यू at such interval as it may think fit, such interval not exceeding 5 years। हर 5 साल में वो, this means that the minimum wages can be revised earlier than 5 years also। 5 साल से पहले भी रिवाइज कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम 5 साल होता है। 5 साल के अंदर आपको मिनिमम वेजेस रिवाइज करने होते हैं, मतलब चेंजेस में मिनिमम रेट्स बढ़ाने होते हैं, इंक्रीज करने होते हैं मिनिमम वेजेस रेट। नेक्स्ट, आंचल परचेज्ड अ मोटर कार फ्रॉम कमल हु हैड नो टाइटल टू इट। आंचल, यही गलती पकड़ लो, आंचल ने कमल से एक मोटर कार परचेज करी, इसका टाइटल नहीं था। टाइटल मींस ओनरशिप नहीं थी। इसका मतलब आंचल ने गुड फेथ में ली नहीं, आंचल ने गलत ली, उसको पता है सामने वाला मालिक नहीं है, चोरी की चीज ले रही है, फिर भी उससे उस लिखा है ना हु हैड नो टाइटल टू इट, लिखा हुआ है ना क्लियर कट, सामने वाले पे ओनरशिप नहीं थी, स्टिल आपने उससे बाय कर ली।
और अब आप उसको मजे से चला रही थी आंचल, अब उसे चोरी की चीज खरीदी और मजे चला रही है, और ट्रू ओनर ने उसको देख लिया आंचल को चलाते हुए, क्या तो कहता है इन सच अ केस आंचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द मोटर कार टू ट्रू ओनर, क्या उसे वापस देनी पड़ेगी? यस, इसका आंसर ए ही आएगा, वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर टाइटल नहीं था जिससे उसने ली है, तो उसको वापस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज अ वेगरिंग एग्रीमेंट? तुम्हें अभी याद करो, मैंने बताया था वेगरिंग एग्रीमेंट वो होते हैं जिसके अंदर गैम्बल होता है, सट्टा होता है, जो किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। कुछ याद होगा मैंने बताया था, वेगरिंग एग्रीमेंट वो होते हैं जो किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 5,000 रुपए का सट्टा लगाया कि मैं बोलता हूं कि आज कोहली जीतेगा मैच के अंदर, सामने वाला बोलता नहीं कोहली हारेगा। अगर कोहली जीत गया तो सामने वाला मेरे को 5,000 रुपए देगा, क्योंकि मैंने कोहली के जीतने में सट्टा लगाया था। अगर कोहली हार गया और सामने वाला क्या बोल रहा था कोहली हारेगा और कोहली हार गया, तो मेरे को सामने वाले को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब वेगरिंग एग्रीमेंट किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ये वाला एग्रीमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है कि कोहली जीतेगा या हारेगा, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेगरिंग एग्रीमेंट, जो किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। और इसके अंदर एक चीज क्या होती है? गैम्बल, सट्टा। वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या चीज होनी जरूरी है? सट्टा। और वेगरिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी की जीत होती है, दूसरी पार्टी की हार। जैसे एग्जांपल, विन ऑफ वन पार्टी इज द लॉस ऑफ अनदर, कराया था मैंने वेगरिंग एग्रीमेंट हमारी बुक के अंदर, तुम्हारे को पार्ट 1 में। जब तुम्हारे को मैंने याद होगा मैंने बताया भी था कि वेगरिंग एग्रीमेंट के एग्जांपल के अंदर, जैसे एग्जांपल अभी जैसे तुम इसी में देख लो, जब मैंने बोला कोहली जीतेगा और मान लो कोहली जीत गया, तो मेरी जीत हो गई, सामने वाला मेरे को पैसे देगा, जिसने बोला था कोहली हारेगा उसकी हार हो गई। लेकिन सपोज मैंने बोला था कोहली जीतेगा और सामने वाला कहता नहीं कोहली आज के मैच में हारेगा, और कोहली मान लो हार गया, तो सामने वाला जीत गया, मैं हार गया, मेरे को सामने वाले को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सट्टा, पता है ना, सट्टा ऐसे ही लगता है। इसका जो वेगरिंग एग्रीमेंट होते हैं जो किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी, ए प्रॉमिस टू पे बी ₹1,000 इफ इट रेन्स ऑन मंडे। आ गई बात है, सट्टा हो गया ना। ए बी को बोल रहा है अगर मंडे को बारिश हुई तो मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा, अगर मंडे को बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को 1,000 रुपए दे दियो, है ना। ये बात समझ आती है? मतलब अगर मंडे को बारिश हो गई, मतलब ए बोलता है कि अगर मंडे को बारिश हो गई प्रॉमिस टू पे, तो मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा। इसका अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं देगा। इसका किसी चीज के होने ना होने पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज क्या का वेगरिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे एक पार्टी की जीत दूसरे पार्टी की हार है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो वो देगा, बारिश नहीं हुई तो सामने वाला देगा। नेक्स्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट? अटॉर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे आप गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास से एक्वायर कर रहे हो। तो मैं याद होगा मैंने बताया था 3 तरीके की डिलीवरी होती है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल मींस आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे को चीज खरीदनी है, आपने पैसे दिए, मैंने चीज दे दी, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक होती है जहां पे गुड्स बल्कि नेचर के होते हैं, मैं वेयर हाउस वगैरह की चाबी दे देता हूं। कंस्ट्रक्टिव वो होती है जहां पे गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में पड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं अटॉर्नमेंट। तो इसका आंसर हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, 58 का सी। नेक्स्ट, where the price of the goods under a contract of sale is to be fixed by the valuation of a third party, who shall fix the valuation, but goods are supplied to the buyer under section 10 of the sale of goods act, the buyer is liable to pay the reasonable price। ये समझो पहले क्वेश्चन क्या है, ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे को बताऊं? ये हमारी बुक में ही सेक्शन 10 है, और इसके अंदर जो एग्जांपल इन्होंने दिया है हमारी बुक में डाला हुआ है, बिजनेस लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है सेक्शन 10। तो मैं बताया था मैंने वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। Here, agreement to sell at valuation, section 10, where there is an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of the third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। कुछ याद हो मैं बताता हूं। जैसे मान लो, पहले एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुम्हें मैंने एग्जांपल सेम हमारी बुक में दिया था, तुम्हें याद होगा। मान लो ए बी को अपनी बाइक सेल करना चाहता है, बाइक सेल करना चाहता है, तो ए हो गया सेलर, बी हो गया बायर। लेकिन ये कितने की बेचेगा इन्होंने प्राइस डिसाइड नहीं करा। इन दोनों ने ना क्या करा, आपस में एक म्यूचुअल सेटलमेंट कर ली। इन दोनों ने क्या करा आपस में एक म्यूचुअल सेटलमेंट कर ली कि जो प्राइस है वो मिस्टर क्यू फिक्स करेगा।
प्राइस फिक्स कौन करेगा? क्यू। तो मैं कह सकता हूं मिस्टर क्यू कौन हो गया यहाँ पे? थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब हम दो पार्टी के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर जिस चीज को लेकर एग्रीमेंट है उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? कोई थर्ड पार्टी। तो लॉ ये बोलता है कि अगर वो थर्ड पार्टी किसी रीजन से वैल्यूएशन नहीं करती है तो एग्रीमेंट वॉइड मान लिया जाता है, एग्रीमेंट वॉइड मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बाइक इसने सेल करनी थी, अगर अब इसने बाइक ए ने बी को पकड़ा ही नहीं है और वैल्यूएशन अभी सेलर ने अभी बायर को बाइक का पोजीशन दिया नहीं है, और अगर सपोज इसने एक वैल्यूएशन करने को मना कर दिया तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो बाइक तो अपने घर में रख, ये नहीं खरीदेगा। लेकिन सपोज अगर सेलर ने बायर को पहले से बाइक दे दी थी और उसने ये बोला था कि भाई बाइक ले जा, पैसे मैं तेरे से बाद में ले लूंगा जितने क्यू फिक्स करेगा, और मान लो क्यू ने फिक्स करने को मना कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? तो लॉ कहता है उस केस में बायर को सेलर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। मैंने बताया था। अब ये रीजनेबल कितना होता है? ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। पता लगाओ मार्केट में उस बाइक की कितनी वैल्यू होगी, आसपास रेट पता करो, उसके अकॉर्डिंग दे दो। तो इसका आंसर देखो लिखा है ना, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड। पहला तो ये हो गया कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा जिसमें आप कोई चीज बेचना चाहते हो और उसकी वैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी ने करनी है और थर्ड पार्टी नहीं करती तो एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा। लेकिन बट इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू एंड एप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस देयरऑफ। एप्रोप्रिएटेड मींस यूज। अगर सेलर ने बायर को वो चीज दे दी थी और बायर उसको ऑलरेडी यूज कर रहा था तो उस केस में फिर बायर को सेलर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। जैसे बायर को उसने सेलर ने यहाँ पे बायर को पहले बाइक दे दी थी और ये बोला था प्राइस जो वो फिक्स करेगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो यहाँ पे सेलर को बायर को यहाँ पे बायर को सेलर को क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल प्राइस। तो इसका आंसर हो गया shall be liable to pay the reasonable price of the buyer is liable to pay the reasonable price of the goods। 59 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, under factory act where work of the same kind is carried out by two or more set of worker during the different period। अच्छा, सेम काम डिफरेंट पीरियड में सुबह 8 से लेकर 12 तक दूसरे वर्कर कर रहे हैं, फिर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दूसरे कर रहे हैं, फिर 5 बजे लेकर रात को दूसरे कर रहे हैं। इसका मतलब वो अलग अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया शिफ्ट। नेक्स्ट, under payment of wages act deduction on account of payment to cooperative society shall not be more than 75% of wages। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75% से ज्यादा नहीं कटता। अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कितना? 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आप वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है एएसआई एक्ट के अंदर कि अगर आप 78 दिन तक कंट्रीब्यूट करोगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। किसका? ईएसआई का। 6 महीने में अगर आपने 78 दिन तक का पैसा कंट्रीब्यूट करा है, लिखे रहे अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में उसने कम से कम 78 दिन का पैसा कंट्रीब्यूट करा हो। नेक्स्ट आता है, ये तो सिंपल है 63। ए ने, अंकित ने अनुज से 20,000 रुपए की गुड्स परचेस करे और ये बोला मैं 20,000 रुपए की पेमेंट कैश में कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, 3 महीने बाद करूंगा। और उसने उससे बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया 20,000 रुपए का कि भाई अभी बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने बाद मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। इसको हम कौन सा बिल बोलेंगे? जेन्युइन बिल। जेन्युइन है ना, जितने का माल था उतने के बिल बनवाया, बात खत्म। दिस इज एन जेन्युइन बिल। नेक्स्ट, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शैल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पहले समझ लो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती क्या है। कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इनमें से किस चीज को हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं? देखो, अगर सपोज, पर ध्यान सुनना, अगर सामने वाले ने बिल ज्यादा का ड्रॉ करा है और आप कम पैसा देने को तैयार हो तो उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मींस कंडीशनल, कि आपने कंडीशन लगा दी मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। मतलब सामने वाला कहता है मैंने आपसे 15,000 लेने हैं, आप कहते हैं भाई मैं तो लास्ट 10 दे सकता हूं, ऐसी एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो इसका आंसर हो गया यही, वेयर अंडरटेक्स टू पे ओनली 10,000 फॉर अ बिल ऑफ 15,000। 15,000 के बिल में 10,000 रुपए पे करने की जिम्मेवारी भर रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, when a partnership is continued even after the expiry of fixed term is called पार्टनरशिप एट विल। कुछ याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी पार्टनरशिप, सपोज आपने फिक्स करी कि आप 5 साल के लिए पार्टनरशिप करोगे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड 5 साल पूरे हो गए लेकिन अब स्टिल उसके बाद भी अगर आप अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनर उस पार्टनरशिप को कभी भी चाहे तो अपनी इच्छा से बंद करा सकता है। पार्टनरशिप एक्ट खोल के दिखा देता हूं ये कहां पे है, और ये पढ़वा भी देता हूं, लाइन हमने पढ़वाई भी थी बुक में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, टाइप्स ऑफ देखो पार्टनरशिप एट विल नहीं पढ़नी है हमने, अभी कौन सी पढ़नी है? फिक्स पीरियड वाली।
पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। देखो, इफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स बाय एन एग्रीमेंट देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अगर आपने दो पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट करा है कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप रखेंगे अपनी, तो हम पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बोलते हैं। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड्स ऑफ फिक्स। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने 5 साल के लिए करी थी। लेकिन if the firm constituted for a fixed period continues to carry on the business after the expiry of that term, the partnership becomes partnership at will। बताई थी मैंने बात। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप में आपने डे टाइम फिक्स नहीं करा, मतलब आपने सपोज 5 साल के लिए फिक्स करी थी और 5 साल के बाद भी आप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। इसका मतलब उस पार्टनरशिप को कभी भी कोई भी चाहे तो बंद कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसको कोई भी पार्टनर कभी भी चाहे कभी भी चलाए और कभी भी बंद कर दे। अब जब 5 साल का टाइम था तब तक तो वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड थी, लेकिन 5 साल खत्म होने के बाद तब तुमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा ना, और स्टिल तुम कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो कौन सी मानी जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। तो इसका आंसर हो गया पार्टनरशिप एट विल। फोर्थ हो गया। नेक्स्ट, a person who is not a partner of a partnership firm but he may be liable for the debt of the firm as if he is a partner, such partner is called partner by estoppel। तुम्हें याद होगा estoppel का मतलब होता है टू बी स्टॉप। मैंने बताया था कि कोई एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है लेकिन सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उस केस में वो अदर पार्टनर्स की तरह वो भी लायबल होगा। तो वो एक्चुअल में तो नहीं था लेकिन वो अदर पार्टनर को, सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर, तो वो भी लायबल होगा। तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट, Section 67 under Companies Registration Office and Fees Rule 2014, every foreign company shall file with the Register of Companies along with the financial statement form number dash which belong to the list of all the place of business established by the foreign company in India। क्या होता है कि एक फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करती है उन सबकी डिटेल उस कंपनी को आरओसी को बतानी होती है, उसका फॉर्म जाता है FC3। तो इसका फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे? FC3। नेक्स्ट, तुम खुद सोचो, अभी तो मैं साथ साथ करा रहा हूं, लेकिन बीच में मेरे को भी बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा चलना पड़ता है आगे। जिन बच्चों का बेस वीक है ना, अच्छा बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे सर अब एमसीक्यू पैटर्न हो गया, थोड़े बहुत एमसीक्यू ज्यादा आएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे साथ गलत हो गया, हम तो दूसरी तैयारी कर रहे थे। और मैं तुम्हें बोला था कि तुमने अगर सब्जेक्टिव ढंग से कर रखा है तो एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, तुम्हें वापस जाके सब्जेक्टिव टॉपिक दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ है, और अपनी बुक से तुम्हें मैच करवा रहा हूँ। तुमने सब पढ़ा हुआ है, बस तुमने कितने ढंग से पढ़ा था तुम्हें वो देखना है, और सब तुम्हारे से सॉल्व हो जाएगा। कोई मुश्किल थोड़ी था। दिक्कत उनको आती है जिन लोगों ने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी हो, वो सब्जेक्टिव में लिख सकते थे, लेकिन तुमने सब्जेक्टिव करी है। सब्जेक्टिव में आना आसान है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में जाना मुश्किल होता है ना। और वैसे भी कौन सा पूरा पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है? सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो है ना। कि अब हम समझ क्या रहे थे कि मेनली आप समझो कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे जाना मुश्किल होता है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे आना मुश्किल नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एथिक्स आर नीडेड टू क्रिएट अ फेथ अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एटसेट्रा प्रोडक्ट्स। अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आपके लोग क्वालिटी पे ट्रस्ट करेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सब पे ट्रस्ट करेंगे। द कस्टमर्स हैव मोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द बिजनेसमैन हु फॉलो एथिकल रूल्स। ऑब्वियसली बात है, जो एथिकली बिहेव करता है, जैसे रतन टाटा और ये एथिकली बिहेव करते हैं तो हम उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना। दे फील दैट सच बिजनेसमैन वुड नॉट चीट देम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर इट। वो कहता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिकली बिहेव करती है और एथिक्स अच्छे से फॉलो करती है तो कस्टमर को लगता है कि वो बिजनेसमैन हमारे साथ चीट नहीं करेगा। तो कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन उसके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है? पहला, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट, चीट नहीं करेगा तो लगता है सेफ गार्ड करेगा, लेकिन उसमें ट्रस्ट एंड फेथ वाली बात आ रही है तो नेक्स्ट मेरे को लगता है ज्यादा बेटर क्या रहेगा? इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर यही है, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होगा, अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो होगा तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको लगेगा कंपनी चीट नहीं करेगी, सब कुछ होगा। तो इसका ये लाइन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। मैंने बताया था पब्लिक ऑफिस कौन होते हैं? सरकारी नौकरी। तो जो सरकारी नौकरी में लोग काम कर रहे हैं, शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस देम इन द परफॉर्मेंस और देयर ऑफिशियल ड्यूटी। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज कॉल्ड सेल्फलेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। इसका आंसर रहेगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हमने पढ़ा था, इंटीग्रिटी के अंदर हमने पढ़ा था, इंटीग्रिटी का वैसे मतलब ऑनेस्टी होता है, लेकिन इंटीग्रिटी के लिए तुम्हारे स्टडी मेट में अलग से वर्ड यूज किया होता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसमें इंटीग्रिटी में लिखा होता है कि पब्लिक पॉलिसी के जो पब्लिक ऑफिस के जो लोग हैं वो किसी भी फाइनेंशियल तरीके की ब्राइब वगैरह नहीं लेंगे। अगर वो लेते हैं तो इसका मतलब वो इंटीग्रिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टी से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एथिकल कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या था? दुविधा। इन द बिजनेस प्लेस, ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस।
एक वर्क प्लेस में जहाँ पे लोग काम करते हैं बड़े सारे एथिकल दिक्कत आती हैं, है ना, हर किसी का रहना सहना उठना बैठना अलग है। बस आज 70 तक रखते हैं यार, 70 तक ही रखते हैं। मतलब आज की डेट में हमने आज नेक्स्ट पार्ट में हमने 40 कर लिए, लास्ट वीडियो में हमने 30 एमसीक्यूज करे थे, आज वाली में हमने 40 कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि मेरे जैसे बंदे को बनाने वाले को तो मोटिवेशन आए ना कम से कम, है ना, कि इतना तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं कर ही सकता था, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार पहले मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ बनाऊंगा ये वीडियोस और अपने बच्चे जो हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले उनको शेयर कर दूंगा। फिर मेरे को लगा नहीं यार, यूट्यूब वाले बच्चों को भी कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स नहीं बना रहे उनके लिए, तो हमारी तरफ से हेल्प हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो 2-3 काम कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बता देना हमारा कैसा लग रहा है आपको सब। ठीक, चलो यार, लव यू ऑल, है ना। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।